हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का लेसन 4 परमाणु की संरचना को स्टडी करेंगे। तो अभी आप माइंड मैपिंग देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे परमाणु क्या है, उसमें कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर आवेश क्या है, इनका द्रव्यमान क्या है, इनको स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ परमाणविक मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर का परमाणविक मॉडल, इनको स्टडी करेंगे। अब परमाणु में परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है, तो इन टॉपिक को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को क्या माना कि परमाणु एक अविभाज्य इकाई है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में इसको नकार दिया गया और ये अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है उसमें आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि अनावेशित है, ये कण उपस्थित होते हैं और इन कणों को उप परमाणविक कण कहा गया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे टॉमसन ने की। अब टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस का चार्ज इसमें आता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके ऊपर द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणें या कनाल किरणों के प्रयोग के द्वारा परमाणु में यह खोजा गया कि परमाणु में धन आवेशित कण, जिसको कि हम प्रोटॉन कह रहे हैं, उनकी खोज की गई। अब प्रोटॉन के ऊपर आवेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का निशान है, तो प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और इसके ऊपर जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। उसके बाद प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो बराबर है 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। तो अर्थात कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने, और उन्होंने जो हल्के तत्व हैं जैसे लिथियम, बोरोन, इनके कणों के साथ जब भिड़ंत यानी टकराया गया अन्य कणों को, तो इसके कारण एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है और लेकिन उनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इस तरह से इन कणों की खोज की गई। अब क्योंकि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इनको नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते, तो ये भी एक पॉइंट है ध्यान रखने का हमें। क्वेश्चन इसमें भी 1 नंबर का फॉर्म हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान जो है किसके योग के बराबर है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान अगर हम देखें तो ये परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है जैसा कि अभी हमने देखा वो नगण्य होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर ली। अब इनकी खोज के उपरांत जो है परमाणु है उनमें अलग अलग मॉडल दिए गए। अलग अलग मॉडल मींस इनकी व्यवस्था क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी व्यवस्था किसी भी परमाणु में क्या है, उसके लिए हमें ये 3 मॉडल्स दिए गए। तो उन मॉडल्स में सबसे पहला है टॉमसन का मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड और तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। अब टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को किससे जो कंपेयर किया, उसने उसको कटे तरबूज से कंपेयर किया कि अगर हम देखें कि ये एक तरबूज है हमारे पास, जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, और इसके अंदर ये, अब ये तो सारा भाग कैसा है, लाल भाग है, तो इस लाल भाग को उसने क्या माना कि ये धनावेशित है और उसके अंदर जो काले काले बीज हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना। अब ये तो परमाणु हुआ टॉमसन का, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको हम किसी भी तरह से एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, तरबूज से आप समझा सकते हो, खीर का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो कि खीर का जो सफ़ेद भाग है वो उसका धनावेशित भाग है और उसके अंदर जो सूखे मेवे हमने डाले हैं वो उसका जो है ऋणात्मक भाग या इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये जो टॉमसन ने जो मॉडल दिया था, लेकिन इस मॉडल को जो है अन्य वैज्ञानिकों को ये मॉडल समझ में नहीं आया था, तो इसलिए ये मॉडल नकार दिया गया था।
अब इसके बाद जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया? जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अपने प्रयोग में उसने तेजी से चल रहे अल्फा किरणें, वो अल्फा किरणें क्या है? हीलियम के कण हैं, और उनको किससे टकराया? सोने की पन्नी से उनको टकराया। तो जब उन्होंने सोने की पन्नी से उसको टकराया तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा की जो कण हैं वो इस सोने की पन्नी से टकराकर सीधे निकल गए। अगर मान लो हम ये माने कि ये हमारी सोने की पन्नी है, तो इस सोने की पन्नी में से ज्यादातर जो अल्फा किरणें हैं वो बिना टकराए सीधी निकल गई। अब वो कह रहा है कि कुछ किरणें जो है वो एक कोण से टकराकर विचलित हो गई, और प्रत्येक 12,000 कण, कितने कण? 12,000 कणों में से एक कण जो है वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। यानी कि कितना? उसने 180 डिग्री का कोण बनाया। तो 180 डिग्री का कोण बना के वो किरणें वापस आ गई। तो अब इस प्रयोग पे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो वो पहला निष्कर्ष अगर हम देखें तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या है कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है। अब हमने क्या देखा था? पहला पॉइंट इसका क्या था कि ज्यादातर किरणें बिना मुड़े निकल गई, तो इसलिए उसका अधिकतर भाग खाली है ना, क्योंकि अल्फा कण जो है वो बिना मुड़े उस सोने की पन्नी से बाहर निकल गई। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि परमाणु के बीच में एक धन आवेशित गोला है जिसको कि हम नाभिक कह रहे हैं, क्योंकि 12,000 में से जैसे हमने देखा कि एक कण वापस आ गया, तो इसका मतलब जो ये हमने देखा था कि सोने के जो कण थे, इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा उपस्थित है जो कि जिसे कण टकरा के वापस आ रहे थे। अब क्योंकि ज्यादातर सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, कुछ ही कण में झुकाव देखा गया, तो निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग कैसा है? खाली है। और नाभिक जो है वह इस खाली भाग के अंदर बहुत छोटा सा जो भाग है वो मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने डॉट्स लगाए हैं। तो अगर ये हमारे पास एक परमाणु है और इसमें अगर ये बीच में हमने छोटा सा एक डॉट लगाया है, तो ये छोटा सा डॉट क्या है? ये नाभिक है, जिसका जो है इस पूरे परमाणु में स्थान क्या है? बहुत ही कम है। और ये जो स्थान है ये कितना है? नाभिक का जो आयतन है उसके 10⁻⁻5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर है। यानी कि ये इतना भाग छोटा है। अब जो नाभिक का आयतन है, जैसा कि हमने देखा 10⁻⁻5 है परमाणु के आयतन के। उसके बाद परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किस में है? उस नाभिक के अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान है। और अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने इस मॉडल को जो प्रस्तुत किया उसकी विशेषताएं क्या थी कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित भाग है जिसको कि हम नाभिक कह रहे हैं, और एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर है। जैसा कि अभी भी मैंने चित्र बनाया था कि यहाँ पर बीच में अल्फा कण कैसी थी? धनात्मक किरणें थी। तो ये इससे टकराने के बाद वो विक्षेपित हो रहा है ना, यह वापस आ रहा है। तो यह टकरा के वो वापस आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो किरणें वो भी धनात्मक है और इससे टकरा के वापस आ रहा है। तो इसका मतलब इनमें आपस में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसके कारण हमने ये माना कि ये केंद्र में कुछ धन आवेशित भाग है और एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वलयकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो जो ये तो हमने बीच में देख लिया नाभिक, और ये क्या कह रहा है कि उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड की जो है कुछ विशेषताएं जैसे हमने देखी, तो ये विशेषताएं हमें हमसे पूछी जा सकती हैं। विशेषताओं के साथ साथ जैसे कि ये परमाणु है क्या, इस परमाणु में, और ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया गया, तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसकी विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा हम देख रहे हैं इसकी कमियां। तो रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या हैं कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर, ये इसका बीच में नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वलयकार मार्ग पे चक्कर लगा रहा है, किंतु आवेश होने के कारण ये जो कण है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को निरंतर खोता जाएगा और अंत में जाके वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और तो इस प्रकार क्या माना गया कि परमाणु जो है वो अस्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद आया बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल में जो रदरफोर्ड के
परमाणु मॉडल की कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया। नील्स ने 1912 के अंदर इस मॉडल को दिया और उसने जो क्या तथ्य मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षा कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो वह अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करता और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के स्थानांतरण के कारण होता है। अब जैसे ये अभी हमने बनाया परमाणु, बीच में क्या है, नाभिक है, उसके चारों तरफ ये जो आप कक्ष देख रहे हैं, जैसे मैंने ये 2 कक्ष बनाए, इलेक्ट्रॉन इन कक्षों के अंदर जो है घूमता है और जब वो एक कक्ष से, यहाँ पर हमने 3 कक्ष बनाए हैं और इनको हम नाम देते हैं 1, 2 और 3। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कक्षों में बदलता है, 1 से अगर 2 में आ रहा है, 2 से या 3 में आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में अगर स्थानांतरण हो रहा है तो तभी ऊर्जा के अंदर बदलाव आता है। तो ये बोर का परमाणु मॉडल था। अब इसके अंदर एक चीज और है कि जो अलग अलग हमने कक्ष देखे, जो हमारा पहला कक्ष था उसको हमने नाम दे दिया K, जो दूसरा कक्ष था उसको हमने L कह दिया और तीसरे कक्ष को हमने M कह दिया। तो ये भी हमें याद रखना है कि किस कक्ष को हमने क्या नाम दिया है। तो K, L, M। आगे अगर हम देखें तो 9th के लेवल तक इतना नहीं है, लेकिन 4th तक हम और देख लेते हैं। जो 4th हमारा है कक्ष, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, M। तो अभी हम देखेंगे कि इन हर एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब परमाणु संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो ये परमाणु संख्या है क्या? तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। तो उसकी किसी भी परमाणु की जो परमाणु संख्या है वो निश्चित रहती है और उसको हम Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर उदाहरण हम ले लें, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो ये क्या है, ये अनावेशित परमाणु है जिसके ऊपर की कोई आवेश नहीं होता। आगे आगे हम पढ़ेंगे जब उनके ऊपर आवेश आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि परमाणु संख्या क्या है, किसी भी परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा इसमें प्रोटॉन 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। उसी तरह से अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के अंदर जो है प्रोटॉन कितने हैं, इसमें हीलियम का परमाणु संख्या इसको हम देखें 2 है। 2 अर्थात इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसके अंदर प्रोटॉन है। तो ये हो गया इसका 2, तो इसकी परमाणु संख्या है। तो हीलियम को अगर हम लिखें, हीलियम की परमाणु संख्या है 2। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 2 जो है न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, अगला टॉपिक हम देखेंगे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे हमने देखा था, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या बनती है। तो हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। तो इस तरह से हम द्रव्यमान संख्या को भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अब जैसे आप देख रहे हैं द्रव्यमान संख्या क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद पर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, इसको हम A के द्वारा प्रदर्शित करें। तो Z हमारा क्या था, Z हमारा था जो है परमाणु संख्या, A हमारा क्या है, A हमारा है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के अंदर हमारे प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों की संख्या को हम जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे वो भी है, द्रव्यमान संख्या हमारा A है, परमाणु संख्या हमारा Z है और E जो है वो किसी भी तत्व का प्रतीक है। तो यहाँ पर मान लो हमने तत्व ले लिया हाइड्रोजन, हमने उसका प्रतीक लगा दिया, तो ऊपर A लिख रहे हैं, इसका मतलब उसकी परमाणु संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और उसकी द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और परमाणु संख्या Z वो नीचे आएगी। इसके साथ साथ कॉमन एग्जाम्पल हम जनरली जो स्टडी करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। तो अब सोडियम के लिए हम कैसे लिखेंगे, सोडियम की परमाणु संख्या इसकी 11 है, इसका मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है
इसमें 11 प्रोटॉन है और इसके अंदर जो है 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो करीब करीब समान होती है और वो उसकी द्रव्यमान संख्या सिर्फ फर्क होती है। तो जब आप उसके परमाणु संख्याओं को याद रखेंगे तो परमाणु संख्या से आप प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी अभी हम देखेंगे। मान लो आपको न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता, तो इसको भी हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें परमाणु संख्या पता है, तो इसको भी देखेंगे अभी। तो अभी जैसे हम बात करें कि सोडियम है, अब सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि 23। तो ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, द्रव्यमान संख्या, तो 23 लिखेंगे हम ऊपर, और नीचे हम लिख रहे हैं परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या क्या है 11, तो नीचे हम इसको लिखेंगे परमाणु संख्या इसकी 11। होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल और इसमें हम स्टडी कर लेते हैं, हम ले लेते हैं चलो क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और इसके अंदर यानी 17 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 17 इसके अंदर प्रोटॉन है और इसमें 18 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और माफ कीजिए नॉट इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो मिलकर हमारी क्या बना रही है, वो हमारी बना रही है द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या हमारी हो गई 35 अगर हम इसको ऐड करें। अब इसको लिखेंगे किस तरह से वो भी देखते हैं। तो क्लोरीन है, ऊपर हमें पता है कि ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, द्रव्यमान संख्या, यानी ऊपर हम लिखेंगे 35, और इसका जो है परमाणु संख्या कितनी है 17, तो परमाणु संख्या 17 है, उसको हम लिखेंगे नीचे। तो किसी भी तत्व को इस तरह से जब हमें दिया गया है तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं। मान लो आप भूल गए कहीं कि उसकी परमाणु संख्या क्या है, तो अगर आपको ये याद है कि नीचे जो संख्या लिखी है वो उसकी परमाणु संख्या है, तो आपको देखकर आप पहचान लोगे कि वो उसकी परमाणु संख्या और ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो अब आपको परमाणु संख्या पता चल गई, तो परमाणु संख्या जब पता चली है तो इससे हमें क्या ज्ञात हो गया, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जब हमें, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब इसके अंदर हम न्यूट्रॉन, मान लो अब जैसे यहाँ 18 न्यूट्रॉन दिया हुआ है तो हमें तो पता ही नहीं है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन को हम कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पर हम 35 में से 17 को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोई भी परमाणु है वो आपको इस तरह से दिया जाएगा, उसमें आप 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको कहा जा सकता है कि उसके अंदर द्रव्यमान संख्या क्या है वो बताओ, परमाणु संख्या क्या है वो बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो जब इस तरह से हमें लिखना ज्ञात हो जाएगा तो हम उसके अंदर संख्याओं को बता पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण देख रहे हैं, एल्यूमिनियम का उदाहरण देख रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या 13 है। नीचे अब देखते ही आपको जैसे समझ आ गया, देखते ही समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम की नीचे लिखा हुआ है 13, तो परमाणु संख्या इसकी 13 है। ऊपर 27 लिखा हुआ है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 27 है, और इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 27 में से अगर 13 माइनस करोगे आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास आ गई 14। तो इस तरह से आप जो है न्यूट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक प्रश्न भी दिया हुआ है कि हमें परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले क्लोरीन का जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये सोडियम है Na, सोडियम का भी हम कर चुके हैं, क्लोरीन भी हम कर चुके हैं। तो अब आप इसको अपने आप भी करके देख सकते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे 17 है तो ये इसकी परमाणु संख्या है, 11 है, 17 है, तो नीचे परमाणु संख्या और ऊपर इसकी द्रव्यमान संख्या है, और क्योंकि ये आवेश रहित है। अब उसके बाद जैसे न्यूट्रॉन की संख्या भी मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया। अब हमने अलग अलग कक्षाएं देखी थी, तो उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, तो उन इलेक्ट्रॉन का वितरण देखने के लिए हम उसमें एक सूत्र लगाएंगे, तो जिसको हम कह रहे हैं बोर-बरी का नियम, और उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन के अंदर जो परमाणुओं का वितरण है उसको 2n पद्धति के द्वारा करते हैं। यहाँ पर n जो है वो कक्षा की संख्या है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ मुश्किल सा लग रहा है कि k के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें, n के अंदर
जो है 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, m के अंदर 32 या इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, तो इसको अभी हम एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो जैसे हमने देखा था हमारे पास कक्ष थे k, l और m। हम n का आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। k हमारा पहला कक्ष था, l हमारा दूसरा कक्ष था और m हमारा तीसरा कक्ष था। तो जैसा कि हमने सूत्र निकाला था 2n², तो यहाँ पर n जो है वो कक्षों की संख्या है। तो सबसे पहले हम k के लिए लेते हैं, तो ये हो गया 2 × 1²। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2, अर्थात k में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। उसके बाद हम l के लिए कैलकुलेट करते हैं 2n², हमारा सूत्र वही रहेगा। तो l की संख्या 2 है तो n की जगह हमने क्या लिख दिया 2, तो 2 × 2²। 2² मीन्स ये हमारा हो गया 4, 4 × 2 हो गया हमारा 8। तो L के अंदर हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद हमारा M जो है वो तीसरा है, तीसरा शेल है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा सूत्र वही है 2n², तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 3²। तो 3² हो गया हमारा 9, 9 × 2 हो गया हमारा 18। तो M के अंदर हमारे कितने 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको होप ये क्लियर होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसको ध्यान से समझ लो आप कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा बहुत 10th के साथ भी रिलेटेड है। तो 10th में भी हमारा एक चैप्टर आएगा जहां पर भी हम ये जो है इन डिफरेंट शेल्स को हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम का जो है परमाणु क्रमांक 20 दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि 2882 इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो M के अंदर जो है 18 इलेक्ट्रॉन लाए जा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक आखिरी से दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। और जो हमारा आखिरी से तीसरा कक्ष है जिसमें कि 2n² के नियम के अनुसार वो पूरी तरह से भरा जा चुका। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो तीसरा आखिरी कक्ष है वो 8 है, तो उसकी वो पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वह जो है दूसरा जो कक्ष है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो है पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पा रहे। तो इसीलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम n कक्षा के अंदर ले जा चुके हैं। तो जब तक कि वहाँ पर पूरे 18 नहीं होंगे तब तक कि हमारा ये जो है इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे कक्ष में जाएंगे। इसको इसमें ज़्यादा आप डिटेल में ना जाएं, क्योंकि ये अगर 11th में आप साइंस लेते हैं तो वहाँ पर इसको आप और क्लैरिटी से इसको आप स्टडी कर पाएंगे। कुछ और उदाहरण जैसे हम देख रहे हैं, पोटेशियम में 2881 19 इसका होता है परमाणु क्रमांक। तो स्टूडेंट्स हमें कम से कम जो है अपने 9th और 10th के लेवल से 1 से लेकर 20 परमाणु क्रमांक तक हमें परमाणुओं को याद रखना है कि 1 से लेकर 20 तक कौन से परमाणु हैं और उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता को स्टडी करने के लिए हम देखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी परमाणु जो है वो स्थिर होना चाहिए, और स्थिर होने के लिए उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम कोश के अंदर। तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो तत्व क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है या साझेदारी करता है। तो उसको हम उसकी संयोजकता कह रहे हैं कि वो तत्व लेता है, देता है या साझेदारी करता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर है, जैसे कार्बन है, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। उसी तरह से जो नाइट्रोजन है उसके बाहरी कक्ष में 5 है, तो 8 करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसकी संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है 2 लेगा, तो उसकी संयोजकता 2 है। उसी तरह से फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लेकर वो 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बाहरी कक्ष है उसके अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी कोई भी परमाणु जो है वो स्थिर हो सकता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब अगर बाहरी कक्ष में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या हुई 0। अब ये तो हो गया ग्रहण किया, और अब उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है उसको भी त्याग देगा। तो कोई भी परमाणु जो है वो 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, 4 में साझेदारी करता है, फिर 5 से लेकर 7 तक वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। 1 से 3 तक दे देता है, और 4 में वो साझेदारी करता है, और 5 से 7 में वो ग्रहण करता है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि उसके ऊपर जो संयोजकता है वो, तो यहाँ पर अब सोडियम है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ +1 आ गया, यहाँ पर चार्ज +2 है, यहाँ पर
चार्ज कैल्शियम का भी अगर हम देखें तो +2 है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस के चार्ज आते हैं। तो संयोजकता जो है वो +1 से +3 तक जाती है, उसके बाद 4 में साझेदारी हो जाती है, फिर उसके बाद -3, -2, -1 और 0। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इसके परमाणु संख्या और तत्वों को जब आप याद कर लेंगे तो ये याद रखना भी आसान होगा। 1 से 20 तक अगर आप तत्वों को याद करेंगे तो उनमें ये संयोजकता भी आप याद कर लेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भारी कक्ष में हमें 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, और अगर भारी कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनको छोड़ना या देना आसान है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन दे, ये जनरली क्या होते हैं, ये धातु होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इनके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। 4 जो है वो ना देता है ना लेता है, साझेदारी करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अधातु हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रहण करते हैं और इनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। अब ये नीचे जो है हमें कुछ हल्के तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और अंतिम कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो इनके अंतिम कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो भरने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त या ग्रहण करें वह उनकी संयोजकता कहलाती है। अब हाइड्रोजन जैसे हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन है, उसको अपना भारी कक्ष पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी संयोजकता 1 है। हीलियम का ये भरा हुआ है तो इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। लिथियम फिर वही 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस का चार्ज आ गया, बेरिलियम 2 दे रहा है तो प्लस है, और बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसके चार्ज जो है वो प्लस होंगे, और ये जो है ये धातु होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनमें परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन में नीचे आप देख रहे हैं 17 है, हमें पता है 17 क्या है, इसकी परमाणु संख्या 17 क्या है, परमाणु संख्या है, और जो 35 है वो क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था, ऊपर हम लिख रहे हैं द्रव्यमान संख्या, नीचे हम लिखते हैं परमाणु संख्या। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, अंतर कहाँ है, जो इसकी परमाणु संख्या वो तो समान है लेकिन फर्क कहाँ है, द्रव्यमान संख्या में। तो जहां पर द्रव्यमान संख्या में फर्क आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं समस्थानिक। तो होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको समस्थानिक क्या है। आप इसको एग्जाम्पल लिखकर भी समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम कार्बन का भी ले लेते हैं। अब जैसे ये मैं लिख रही हूँ और बोल रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो परमाणु संख्या समान है दोनों में, और एक कार्बन की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 12 है और एक की द्रव्यमान संख्या 14 है। तो आपने देखा कि इसकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो गई। अब जब द्रव्यमान संख्या अलग है तो इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दें, या अगर आपको उदाहरण देके पूछा गया है तो भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इन समस्थानिकों का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है कि यूरेनियम समस्थानिक जो है वो परमाणु संयंत्र के ईंधन के तौर पर इसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है वो कैंसर के उपचार में उसको यूज करते हैं, और आयोडीन का समस्थक जो है वो घेंगा यानी कि जो थायराइड है उसके उपचार में इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो अपेक्षित द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, यानी कि औसत द्रव्यमान संख्या जो हम निकाल रहे हैं। अब हमने क्लोरीन के 2 समस्थानिक देखे थे, तो वो 2 समस्थानिक हमारे पास क्लोरीन के क्या क्या थे, एक क्लोरीन 35 था और दूसरा क्लोरीन 37 था। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो क्लोरीन है उसमें 75% क्लोरीन कौन सा है, 35, और 25% जो है वो 37 उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कैलकुलेट जो इसका परमाणु, जो इसकी द्रव्यमान संख्या उसको हम 35.5 लिखते हैं। तो वो 35.5 क्यों लिख रहे हैं, उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है कि जो 35 इसका समस्थानिक है वो 75% होता है। तो 75% मीन 75/100 इंटू 35, और 37 जो है वो 25% है, तो 25/100 इंटू 37। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 35.5। इसीलिए इसकी जो है द्रव्यमान संख्या हम 35.5 इसको हम लिखते हैं। तो ये तो हो गए समस्थानिक। अब हम देख रहे हैं समभारिक क्या है। तो समभारिक को भी अगर हम उदाहरण से समझें तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2 उदाहरण हमें दिए हुए हैं, एक कैल्शियम है और एक Ar आर्गन के लिए। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे हमें पता है क्या लिखा है, परमाणु
संख्या, और ऊपर क्या है, द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये द्रव्यमान संख्या इनमें क्या है, समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है। कैल्शियम की 20 है और आर्गन की 18 है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, समभारिक, जहां पर की परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन उसकी परमाणु द्रव्यमान जो है या द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये हमारे कहलाते हैं समभारिक। उसी तरह से एक और उदाहरण यहाँ पर हमारे पास है सोडियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इनका जो है सोडियम और मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनकी द्रव्यमान संख्या आप देखो दोनों की 24 है और परमाणु संख्या दोनों की अलग है। तो इसी से उदाहरण लिखकर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, तो इनको हम कह रहे हैं समभारिक। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको समस्थानिक और समभारिक क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। 1 से 20 तक परमाणु जो है उनके संख्या उनको याद करें। उसका एक जो है पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड कर दूंगी, नहीं तो आप इसकी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक आपको उसमें 18 तक दिया हुआ है और 19 और 20 उसमें और आप याद करके जो है 1 से 20 तक अगर आप ये याद करेंगे तो ये आपको 10th तक हेल्प करेगा। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजी है, सिंपल है, समझ में आई होगी। इसको आप जो है देखें, स्टडी करें, लर्न करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।